साहित्य सरिता के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। शहर भर की साहित्यिक गतिविधियों पर आधारित आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर हृदय नारायण सिंह द्वारा लिखी गई कविता संग्रह जरा सा नॉस्टैल्जिया और रेणु गौरीसरिया की आत्मकथा जकरिया स्ट्रीट से मेफेयर रोड। नॉस्टैल्जिया, जी हाँ, यादें। ये यादें ही तो हैं जो हम जीवन भर अपने अंदर संजोए रखते हैं। यादों के पिटारों में बचपन, आंगन, अपना गांव, बढ़ते उम्र के तजुर्बे और ना जाने क्या क्या। हम इन नॉस्टैल्जिया को ना केवल अपने साथ लेकर बढ़ते हैं, बल्कि एक तजुर्बे के रूप में हम अपने भाव को कलम से शब्दों में पिरोते भी हैं। कुछ ऐसी ही यादें लेखक ने अपने काव्य संग्रह से संजोया है। कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उस विषय पर कहते हैं। नॉस्टैल्जिया को अपनी शक्ति बना लेने का हुनर सीख रहा हूँ। कविता में वह एक संजीवनी शक्ति का कार्य करती है। संग्रह की उन कविताओं में इसकी छौंक दिखाई देगी जो गांव जवार से जुड़ी हैं। नॉस्टैल्जिया से परहेज किए बिना यह कोशिश की है कि मेरे काव्य संसार में भविष्य, वर्तमान और अतीत अलग अलग कालखंड न रह जाएं, बल्कि सामाजिक इतिहास की एक अटूट और सिलसिलेवार कड़ियाँ बनती रहें। यह भी हमेशा से प्रयत्न रहा है कि समय की नब्ज पर पकड़ बराबर बनी रहे और भविष्य में अनिष्टकारी घटनाओं के प्रति कविताएं आगाह भी करती चलें। मामूली से मामूली घटना को उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखने की अंतर्दृष्टि को विकसित करने का सतत प्रयास किया है, क्योंकि इससे कोई भी हलचल स्थानीय भर नहीं रह जाती। यह काव्य संसार ही है जिसमें आकांक्षाएं कई बार धूल धूसरित होती हैं, लेकिन पराजित नहीं होती। मैं मानता हूं कि मेरी कविताओं में अब वह ललकार नहीं है जो मेरे पहले काव्य संग्रह एक अदहन हमारे अंदर में थी। वह अब संभवतः क्रमशः चीख और आर्तनाद में तब्दील होती गई है। मुझे लगता है यह केवल मेरी रचना प्रक्रिया का ही नहीं, बल्कि बौद्धिक विमर्श की दुनिया का भी एक सार्वभौमिक संकट है। कोशिश की है कि विषम परिस्थितियों में भी यथास्थितिवाद के खिलाफ प्रतिरोध दर्ज हो। हाशिए पर पड़े लोगों, मनोभावों और सामाजिक मूल्यों की हिमायत में कहीं ये कविताएं भी खड़ी दिखाई दे जाएं तो मैं अपने लिखे को सार्थक समझूंगा। कोशिश रही है कि कविताएं बाह्य जगत के संकट को महसूस और व्यक्त करें, वह मनुष्य के अंतर्मन के क्षरण को भी प्रकट करें। रूढ़ होते कविता व साहित्य के प्रतिमानों के बरक्स मेरी यह राय शुरू से थोड़ी अलग रही है और इस संग्रह में भी शायद वह कुछ अलग लगे। यह मेरे लिए भी विस्मयकारी है कि मेरी कविताएं विचार, संवेदना, अनुभूति के साथ साथ एक ऐसे जगत से भी अपना संबंध बना रही हैं जिसका ताना बाना आध्यात्म से अविच्छिन्न युक्त है। शायद यह दर्शन के रचाव प्रक्रिया है। अभिज्ञात के नाम से प्रख्यात हृदय नारायण सिंह ने अपने कविता संग्रह के बारे में और जानकारी देते हुए कहा, मुझे लगता है कि व्यवस्था में परिवर्तन की आकांक्षा जब मन और विचार से नहीं बल्कि प्राण से उठती हो तो व्यक्ति अपना सब कुछ दांव पर लगाने पर आमादा हो जाता है। उसकी बाह्य प्रतिक्रिया व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन को उकसाती है और आंतरिक प्रतिक्रिया उसे संतत्व की ओर उन्मुख करती है। इस द्वंद्वात्मक स्थिति में कविताएं विकल अंतर्व्यथा की अध्यात्म व संतत्व की ओर ऊर्ध्वगामी यात्राएं बन जाती हैं। यह विलक्षण सांस्कृतिक परिघटना भारतीय साहित्य में वाल्मीकि, तुलसी, कबीर, मीराबाई, तुकाराम से लेकर केदारनाथ सिंह तक में मुझे दिखाई देती है और आकृष्ट करती है। मेरी कोशिश रही है कि मेरी कविताएं भी उनकी तरह क्रांतिकारी विचारों की
उदात्त अवस्था की अभिव्यक्तियां बने। मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ कविताएं अपने विमर्श को सामूहिक विमर्श बनाने की अपनी परंपरा व सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी बेचैनियां हैं। मैं दुनिया का सबसे अच्छा अन्न खाता हूँ, भात। ये भात उस धान से बना है जो उसी मिट्टी से उपजा है, जिसमें मैं इसलिए हो जाता है उसका स्वाद। मेरी स्वाद तंत्रिकाओं से एकाकार। आजमगढ़ के सुदूर गांव कमरिया में जब धान पकने लगते हैं, उसके दाने मुझे पुकारने हैं। यहाँ कोलकाता तक सुनाई पड़ती है उनकी आवाज़, यहाँ तक कि उनकी फुसफुसाहट। अभिज्ञात अपनी कविता संग्रह में गांव से लेकर जीवन के छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। बाकी दुनिया तुम रख लो, नमक चीनी के बिना स्वाद, सृष्टि का ताल, सत्य जैसी कविताएं इसी और इशारा करती है। कवि विमलेश त्रिपाठी ने कविता संग्रह थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया के बारे में कहा। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, यह जो संग्रह है, यह संग्रह इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसमें कवि ने अपने को नॉस्टैल्जिक होने से रोका नहीं है। वे अपने गांव जाते हैं और बिल्कुल भावुक होकर जाते हैं। अपने घर, अपने द्वार, अपने मकान और अपने गांव की जगहों को याद करते हैं। सिर्फ स्वप्न में नहीं, धान से छन कर कैसे हवाएं आती हैं, इस तरह से गांव में बच्चे उछल कूद मचाते हैं। ये तमाम चीज़ें उनकी कविताओं में लिपिबद्ध होकर आती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया जो संग्रह है, वो उस संग्रह में गांव की स्मृतियां तो हैं ही, अपने जवार की स्मृतियां तो हैं ही, अपने अंचल की स्मृतियां तो हैं ही, साथ ही कई ऐसी कविताएं हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हैं। एक कविता है 80 पार के दोस्त। 80 पार के दोस्तों के साथ उनकी जब बातचीत होती है तो उनकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण उस कविता में उन्होंने किया है। एक और कविता है जिसमें वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर मेरी पत्नी हंसती है या बच्ची ठहाके लगाती है, तो यह सब चीज़ें जो हैं वह मेरी दुनिया को सार्थक करती हैं। बाद बाकी की दुनिया जो है वह तुम रख लो। कहने का मतलब ये है कि अभिज्ञात के लिए गांव तो महत्वपूर्ण है ही, उनका परिवार और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में कवि नॉस्टैल्जिक होते हुए भी कवित्व को बचाए रख सका है और कविता की गरिमापूर्ण स्थिति को बनाए रख सका है। इस संग्रह के लिए मैं अभिज्ञात को बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ऐसा कहा जाता है कि आत्मकथा लिखना सबसे कठिन काम है। आप अपने जीवन के उन पहलुओं को पाठकों के सामने रखते हैं जो काफ़ी निजी होते हैं। जीवन से मिली सीख, तजुर्बे और परेशानियों को कलम के माध्यम से रेणु गौरी सरिया ये पहल की है। जाकरिया स्ट्रीट से मेफेयर रोड, कितना अनूठा नाम है ना। अपने ज़िंदगी के सुनहरे पल और कोलकाता में अपने तजुर्बे के बारे में रेणु गौरी सरिया कहती है, अपने बचपन का वर्णन किया है जो बहुत ही सुखी था, संपन्न परिवार में और मैंने काफी प्रगतिशील परिवार में मेरा जन्म हुआ था।
उसके बाद जैसा होता है जनरली, शादी ब्याह बच्चे, उन्हीं में जो थोड़ा तकलीफ, मेरी 2 बार शादी हुई, तो अपने जीवन के जो मैंने सुखी दिनों के बारे में, कुछ यात्राओं के बारे में, कुछ दुखी दिनों के बारे में मैंने लिखा। क्योंकि मेरे 75वें जन्मदिन पर बहुत मेरे लिए वीडियो बनाया था, जिसमें उन लोगों ने पता नहीं कैसे करके सबसे कांटेक्ट किया था, दूर दूर रहने वालों से भी। तो ज्यादातर तो लोग जानते ही थे मेरे जीवन के बारे में, लेकिन ठीक है, उस दिन बस मन हो गया कि लिखे। तो मेरी 2 बार शादी हुई है, 2 बार शादी से अलग अलग 2 बार बच्चे हैं। पहली शादी से बेटी है, दूसरी शादी से बेटा है। पर जब वो लोग मिले आपस में, तो उन लोगों में आपस में काफी अच्छा संबंध है, सगे भाई बहन, सुख है दोनों भाई। वो मामला नहीं, वो है कि दोनों भाई मेरे का देहांत हुआ। एक बार तो मेरी शादी 1.5 साल, तो इन्हीं सबसे जीवन में जो प्रेरणा मिली, कभी कभी आत्महत्या की भी चेष्टा की, लेकिन उसके बाद मिली, मैंने फिर से पढ़ाई शुरू करी। इन्हीं सब से अगर किसी को प्रेरणा मिलती है तो मिले। मैंने ये सब सोच के नहीं लिखा, मैं सच बताती हूँ। मैंने सिर्फ चाहा था कि मेरे बच्चों को मेरी जीवन पता चले और मैं उनके लिए। जकरिया स्ट्रीट से मेफेयर रोड, इस शीर्षक के पीछे लेखिका का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैंने जब ये पुस्तक लिखी तो इसका कोई शीर्षक नहीं दिया था, और जैसे साधारणतः होते हैं, मेरी जीवन यात्रा, मेरी डायरी, मेरे आंसू इत्यादि इत्यादि। फिर अचानक से मुझको लगा कि अच्छा, ये शीर्षक कैसा रहेगा। तो क्योंकि जकरिया स्ट्रीट में मेरा जन्म हुआ था और 1947 में जब मैं 6 वर्ष की थी, तब वहां से हम लोग निकल आए थे। तो जकरिया स्ट्रीट का नाम ही है, असल में वहां का मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। और बाद में जो हम लोगों ने बालीगंज में आके जो रहा, और फिर कई घर बदली हुए, तो इसलिए मैंने मेफेयर रोड लिख दिया। क्योंकि जकरिया स्ट्रीट से हम लोग कई घर में बदली हो के आते रहे हैं, और अब यहाँ पर 40 साल से रह रही हूँ। ये नाम जब ध्यान में आया तो एक बार अटपटा भी लगा, फिर पसंद भी आने लगा। रेणु गौरीसरिया बालीगंज में अपनी जिंदगी का एक अरसा गुजारा है। उन्होंने बालीगंज शिक्षा सदन में 20 वर्ष तक अध्यापन भी किया है। साहित्य, सिनेमा, भ्रमण, नाटक में रुचि रखने वाली रेणु गौरीसरिया की ये पहली पुस्तक बतौर लेखिका है। जकरिया स्ट्रीट से मेफेयर रोड पुस्तक की समीक्षा करते हुए डॉक्टर गीता दुबे ने कहा, श्रीमती रेणु गौरीसरिया की किताब जकरिया स्ट्रीट से मेफेयर रोड तक उनकी पूरी जीवन यात्रा को समेटती है। किताब की भूमिका लिखी है प्रख्यात कथाकार सुधा अरोड़ा जी ने, और उनकी जिस पंक्ति ने मुझे आकर्षित किया वो ये है, और बहुधा इससे मैं सहमत भी होती रहती हूँ, कि बहुत सारी स्त्रियाँ जीवन में कष्टों को झेलती हैं, दिक्कतों का सामना करती हैं, लेकिन कुलीनता का आवरण ओढ़कर अपने सुविधाजनक आसन पर चुपचाप बैठी रहती हैं। वह विरोध नहीं करती। रेणु जी ने 70 पार की इस उम्र में आ करके अपने जीवन के इस विरोध को या अपने अनुभवों को पाठकों के साथ साझा करने का जो निर्णय लिया है, वह निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। सबसे पहले तो उनकी जो ऊर्जा है, वह लगातार लिखती पढ़ती रहती हैं, वह चमत्कृत करती है। फिर अपने लेखन को लेकर के उनमें कभी बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं रहा, मतलब उसे छपवाने की उन्होंने बहुत कोशिश नहीं की। इसका पता हमें इसी बात से चलता है कि इस उम्र में उनकी किताब आती है। लेकिन जब हम किताब को पढ़ते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक उनकी जीवन की कथा न केवल अपनी रोचकता से बांध लेती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि किस तरह बहुत सारे झंझावातों को झेलते हुए भी वह साहित्य के प्रति, सृजन के प्रति लगातार समर्पित रहीं। कहीं भी रोना नहीं है दुखों का। जीवन में जब जो आया उन्होंने उसे सहज रूप में स्वीकार किया
और वही सहजता उनके उपन्यास में भी उतर आई है और वह सहजता उनकी भाषा में भी है। कहीं पर भी भाषा बोझिल नहीं करती है और पाठक जब पढ़ता है तो उसे लगता है कि जैसे वो एक नदी में हल्के हल्के तैर रहा हो, संतरण कर रहा हो। रेणु जी को पढ़ते हुए एक बात और पता चलती है, चूंकि वह राजस्थानी पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं, तो वहाँ की बहुत सारी विशेषताएं, रीति रिवाज, एक राजस्थानी छौंक वाली भाषा, उसमें बांग्ला भाषा के शब्द अनायास जगह पा गए हैं। तो जिस तरह की, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बोलचाल की भाषा है, लेकिन भाषा कहीं भी क्लिष्ट नहीं है, क्योंकि रचनाकार जब लिखता है, अगर भाषा क्लिष्ट हो तो वह लेखन पाठकों के हृदय तक कई बार नहीं पहुंच पाता। साहित्य सरिता के आज के इस अंक में यहीं तक। हिंदी साहित्य के मन से कोलकाता के तमाम गतिविधियों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।